आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम, लीबिग का न्यूनतमता का सिद्धांत एवं शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस, शेल्फर्ड का सहनशीलता या सहिष्णुता का नियम। साथ ही हम बात करेंगे इकोसिस्टम के कुछ एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में और बायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लीबिग लॉ ऑफ मिनिमम, लीबिग का न्यूनतमता का सिद्धांत। यह नियम जर्मन बायोकेमिस्ट जस्टिस लीबिग ने 1840 में प्रस्तुत किया था और उन्होंने कहा कि ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ फूड स्टफ दैट इज प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी, यानी कि जो वृद्धि है पौधों की वो उस पोषक तत्व पर निर्भर करती है जिसकी मात्रा न्यूनतमता में पाई जाती है, जिसकी मात्रा बहुत मिनिमम क्वांटिटी में होती है। इसी स्टेटमेंट को हम लीबिग्स लॉ ऑफ मिनिमम कहते हैं। साथ ही फिर ब्लैकमैन ने 1905 में डिस्कवर किया कि the rate of photosynthesis is governed by the level of the factor that is operating at a limiting intensity. अब हम आ जाते हैं शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस पर। तो इसके अंतर्गत हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि organisms may be limited in their growth and their occurrence not only by too little of an element or too low an intensity of a factor, but also by too much of the element or too high intensity of the factor. और इसके साथ ही उदाहरण दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड सभी ग्रीन प्लांट्स के ग्रोथ के लिए आवश्यक है। थोड़ा सा जो इंक्रीज है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अगर थोड़ी सी वृद्धि होती है तो इसकी वजह से प्लांट ग्रोथ पादप वृद्धि की दर में बढ़ोतरी आ जाती है, किंतु यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाए तो फिर यह विषकारी, इसका प्रभाव विषकारी हो जाता है। अब हम यानी कि हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी न केवल बहुत कम पदार्थ या अवस्था वरन उसी की बहुत अधिक मात्रा भी किसी जीव के बने रहने या उसकी सफलता में सीमा बन सकती है। तो इस प्रकार जीव बहुत कम और इस प्रकार जीव बहुत और कम के मध्य की सीमा, जिन्हें सहनशीलता की सीमाएं कहते हैं, में जीवित रहते हैं। मतलब कि जो जीव हैं वो लिमिट ऑफ टॉलरेंस के मध्य जीवित रहते हैं। तो यहाँ एक चित्र है और इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से a plot of the number of individuals of a species as a function of some environmental factor such as temperature produces a bell-shaped curve that can be divided into various tolerance zones. तो यहाँ पर number of individuals को environmental factor के against plot किया है और इसकी वजह से ये bell-shaped curve द्वारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट
किया गया है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जोन ऑफ इंटॉलरेंस है, यानी कि असहिष्णु क्षेत्र है ये, और ये है कारिकीय दबाव क्षेत्र, और ये ऑप्टिमम रेंज है। ये कारिकीय दबाव क्षेत्र है और ये फिर असहिष्णु क्षेत्र है। हम देख सकते हैं कि असहिष्णु क्षेत्र में कोई भी प्राणी नहीं है, इसमें बहुत कम प्राणी हैं, और जो ऑप्टिमम रेंज है इसमें मैक्सिमम सर्वाधिक प्राणी पाए जाते हैं। तो अब आगे एक यहाँ एक उदाहरण है कि अगर थोड़ा सा स्मॉल एडिशंस ऑफ आर्सेनिक टू द ह्यूमन डाइट actually has a tonic effect, but further increase in the doses however soon proves fatal. थोड़ा सा आर्सेनिक हो अगर ह्यूमन डाइट में, बहुत थोड़ी सी मात्रा में, तो इसका अच्छा प्रभाव होता है, टॉनिक इफेक्ट है ये। और लेकिन अगर मात्रा बढ़ा दी जाए तो फिर इसका पॉइजनस इफेक्ट, फैटल इफेक्ट होता है, मृत्युकारी प्रभाव होता है। तो ये जो है, the idea that factors should be limiting at their maximum as well as minimum quantities was incorporated in law of tolerance formulated by B.E. Shelford in 1913. कि जो फैक्टर्स जो होते हैं वो अपने मिनिमम मात्रा में भी लिमिटिंग होते हैं एवं मैक्सिमम मात्रा में भी लिमिटिंग हो सकते हैं। तो इसे ही शेल्फर्ड का असहिष्णुता का नियम, शेल्फर्ड का सहिष्णुता का नियम कहते हैं, शेल्फर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस कहते हैं। अब यहाँ कुछ एक्सप्लेनेशंस हैं। तो स्पीशीज जो हैं वो स्पीशीज वेरी इन देयर लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस टू द सेम फैक्टर, ये उदाहरण द्वारा समझाया गया है। जैसे अधिकांश मैरीन जो फिशेस हैं, यदि उनको फ्रेश वाटर में डाल दिया जाए तो वे मृत हो जाएंगी, और फ्रेश वाटर स्पीशीज को अगर मैरीन सॉल्टेड वाटर में डाल दें तो वो मृत हो जाएंगी। तो ये एक टेबल बनाया है और इसमें जो टर्म्स यूज किए हैं, जहां पर भी प्रीफिक्स स्टेनो लगा है, यानी कि जो अगर हम स्टेनो लगाते हैं तो यानी कि जो स्पीशीज पॉपुलेशन या इंडिविजुअल है उनका नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस है, और अगर हमने यूरी लगाया है तो ये वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस बताता है। तो हम देख सकते हैं कि ये टेबल में टर्मिनोलॉजी फॉर रेंजेस ऑफ सर्टेन एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स दिखाए हैं। जैसे अगर स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल ये है टर्मिनोलॉजी, तो इसका तात्पर्य है टेम्परेचर से, मतलब ये रेंज ऑफ टॉलरेंस बता रहे हैं टेम्परेचर के लिए। किंतु अगर हम यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन की बात कर रहे हैं तो हमारा रेफरेंस है सैलिनिटी से, और अगर हम स्टेनोहाइड्रिक यूरीहाइड्रिक की बात कर रहे हैं तो हमारा तात्पर्य है जल से। यदि हम स्टेनोफेजिक यूरीफेजिक की बात कर रहे हैं तो दैट पर्टेन्स टू फूड, और
स्टेनोपैथिक यूरिपैथिक की बात कर रहे हैं तो that pertains to depth. Similarly, stenosis and uriceus pertains to habitat niche or habitat selection.